तो जरा एक बार पूरे दृश्य को अब निष्पक्ष भाव से सुन लीजिए। भारत में उस समय लगभग 29 की घटना है और 30 तक आते आते गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब देखिए अंग्रेज कितनी सातिर बुद्धि का प्रयोग किया थी। अंग्रेजों ने देखा कि जब गांधी जी का आंदोलन 12 मार्च को 1930 जिस तरह से भारत में आगे बढ़ा था और जो एक भारी भरकम जनसैलाब हिंदुस्तान में अंग्रेजी शासन के खिलाफ इकट्ठा हुआ, अंग्रेज चाहते थे कि ऐसे आंदोलन न हो भारत। अंग्रेजों को कल्पना भी नहीं था कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग से बड़ा आंदोलन हो सकता है। यह प्रत्याशित बात थी। अंग्रेज असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद ये मान बैठे थे कि भारत में गांधी जी के नेतृत्व होगा नहीं और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा दिख नहीं रहा है, वो मान बैठे थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग से भी बड़े पैमाने पर प्रभावशाली साबित हुआ। अब अंग्रेज यहीं पर खुरापात करना शुरू करेंगे। इधर भगत सिंह पकड़े गए और अंग्रेजों ने तय किया कि भगत सिंह के केस को बड़ा करो। आप पाएंगे कि उस समय रोज ट्रायल होता था। भारत में इतने मुकदमे थे, सारे मुकदमे स्थगित केवल और केवल भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित जितने भी क्रांतिकारी थे रोज। और अंग्रेज यही नहीं करते, उस समय के जितने महत्वपूर्ण समाचार पत्र के संपादक थे उन सबको कोर्ट के बहस के दौरान उनको बुलाया जाता है। वो आते और जो कोर्ट में होता उस सबको छापा जाता है। स्वाभाविक है, भाई पत्रकारों के हाथ में खबर लगेगी तो वो छापते थे। अब एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा से आंदोलन हुआ है, दूसरी तरफ क्रांतिकारी भी अपने बड़े उद्देश्य में सफल हुए हैं। अंग्रेजों को लगा कि इस मामले को आमने सामने करो। यही कारण है कि अंग्रेजों ने इस मुकदमे में इतना ट्रायल करवाया कि धीरे धीरे यह खबर बड़े पैमाने पर गई और जानी भी चाहिए थी। इतनी बड़ी महान जो शहादत हुई है, यह खबर साधारण नहीं बननी चाहिए थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसको खबर बड़ा बनाने में अपने उद्देश्य के लिए प्रयास किया। वो प्रयास यह था कि अंग्रेजों को लगा कि अगर हमने जनता में एक संदेश दे दिया कि भारत की आजादी के लिए जो क्रांतिकारी लोग हैं ये फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं, क्योंकि डिसीजन आ ही गया था। मात्र एक मुस्लिम थे, हैदर, जिन्होंने जो जूरी थी उसमें एक मात्र मुस्लिम थे जिन्होंने कहा कि हम भगत सिंह को फांसी नहीं दे सकते, हम इस्तीफा देना मंजूर करते हैं। इतिहास ऐसे बहुत सारे पक्ष है जिसको धीरे धीरे लोग गायब कर रहे हैं। तो उनको लगता है ये सब बातें अगर होंगी तो भारत में बहुत कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। तो हैदर रजा नाम है उनका। उन्होंने न्यायाधीशों की लिस्ट में से न्याय जिस रूप में अंग्रेज चाहते थे वो नहीं दिया और उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। भगत सिंह के खिलाफ जो सजा सुनाने वाली कमेटी थी। अब अंग्रेज ट्रायल करवाते करवाते ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया देश के अंदर कि कांग्रेस से भी बड़ी त्याग करने वाले ये क्रांतिकारी हैं। अंग्रेजों को क्या फायदा होगा इससे? अंग्रेजों को फायदा यह था कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, यही अंग्रेजों की चाल है, अगर कांग्रेस वाले भगत सिंह को बचा लेते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अगर बचा लेते हैं तो कांग्रेस जो कहती है कि हम अहिंसात्मक संगठन है, यह अहिंसात्मक नहीं रह जाएगी। इसका मतलब कि आपका इनसे कनेक्शन है। इसका मतलब कि जो आप आंदोलन करते हैं उसका दमन करने का हमारे पास अधिकार हो जाए। अगर नहीं बचाती है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, तो जनता में जो कांग्रेस का इमेज है कि जब इतने महान क्रांतिकारी को ये बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो ऐसे संगठन का हम साथ क्यों दें? पॉलिटिक्स समझ आया अंग्रेजों का। मूल पॉलिटिक्स अंग्रेजों का यही था कि अगर कांग्रेस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचाती है तो कांग्रेस पर ठप्पा लगेगा, यह संगठन हिंसात्मक है। और अगर नहीं बचाती है तो देश की जनता में खबर जाएगा कि कांग्रेस वाले आजादी की लड़ाई के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं। ये सही में इस प्रकार के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। यही कारण है कि 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था तो गांधी जी गए। और कई लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी जी चाहते तो ऐसा हो जाता। उस समय इतिहासकारों ने लिखा है कि गांधी जी की राजनीतिक बाध्यता है। अगर गांधी जी, और ये दोनों तरफ धर्म संकट है, कांग्रेस चाहती है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बचे,
लेकिन कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर हमने खुल करके इस मुद्दे पर साथ दिया ब्रिटिश सरकार का कि आप ये सब कर दीजिए, करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात है, लेकिन अगर कांग्रेस ने लिख करके इस चीज को दे दिया तो यहां से लेकर के हिंदुस्तान के जहां जहां पर कांग्रेस के लोग, इनोसेंट लोग, जो जानते भी नहीं है कि वो इतने बड़े आंदोलन में एक आंदोलनकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, अंग्रेज उनका दमन करने में विलंब नहीं करेंगे। यही उस समय कांग्रेस का धर्म संकट है कि राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को बचाने के लिए इरविन कहता था, गांधी जी ने जब कहा कि ठीक है आपकी सारी बातें हो गई, मैं एक और खास मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे 3 नौजवान क्रांतिकारियों को आप छोड़ दीजिए, अन्यथा देश में जो माहौल बिगड़ेगा आप संभाल नहीं पाएंगे। इरविन ने कहा कि ये पेड पेपर है, आप इस पर दस्तखत करिए, हम आगे बात करेंगे। गांधी जी सहित कांग्रेस के नेता इस बात को जानते थे कि इसका उद्देश्य क्या है। इतिहास लिखने वालों ने यहां तक लिखा कि अगर गांधी जी को अपनी इमेज ही बचानी होती तो उस समय गांधी जी कोई कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, गांधी जी नहीं भी जाते। ठीक, गांधी जी नहीं भी जाते, लेकिन गांधी जी इसीलिए उसमें गए थे कि शायद गांधी जी को लग रहा था कि मैं बात करके इनको बचाने के लिए कोई रास्ता निकाल दूंगा। और लिखा है इतिहासकारों ने कि गांधी जी ने अपनी राजनीतिक छवि को दांव पर लगाया था उस समय कि हो सकता है अंग्रेज उनकी बात को मान ले और हो सकता है न भी मान ले, और यही हुआ भी। तो ये जो लिखा जाता है कि भारत के अंदर गांधी जी चाहते, गांधी जी क्यों नहीं चाहते? लेकिन गांधी जी चाहते तो क्या होता? स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए जो हिंदुस्तान के गांव देहात चप्पे चप्पे पर कांग्रेस के लोग थे, उनको दमन से बचाने की उसके पास, कांग्रेस के पास उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। और यही कारण है लाख प्रयास करने के बाद भी किसने प्रयास किया है भगत सिंह को बचाने के लिए? जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया है, मोतीलाल नेहरू ने पत्र लिखा है जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि एक शब्द होता है, आप लोगों ने सुना होगा, वकालतनामा। जो आदमी सजा याफ्ता होता है, जब तक वो दस्तखत नहीं करेगा तब तक आप उसका मुकदमा नहीं लड़ सकते। मोतीलाल नेहरू ने पत्र लिखा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे अनुमति दें कि मैं आपका मुकदमा लड़ूं, जबकि स्वस्थ स्थिति में नहीं थे वो। भगत सिंह ने पत्र लिखा है उनको कि मैं जानता हूं कि आप मेरा मुकदमा लड़ेंगे तो मैं जीत जाऊंगा, तो भाषा है उनकी। लेकिन मैं अंग्रेजों को बताना चाहता हूं कि जिस देश पर वो शासन कर रहे हैं, हम उस देश के लिए मरने को तैयार बैठे हैं, और क्रांतिकारियों को तो मरना ही होता है, जो उनकी लाइन है। अर्थ यहां पर यह है कि ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये कभी गांधी को गाली देना, कभी भगत सिंह के खिलाफ खड़ा होना, ये उस समय के हालात नहीं है। मदन मोहन मालवीय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए मर्सी पिटीशन सरकार को लिखे थे, याचिका लिखे थे, उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई। जवाहरलाल नेहरू जाकर के लाहौर सेंट्रल जेल में मिले थे। कहां पर? लाहौर सेंट्रल जेल में, जहां वो लोग बंद थे। और जब लाहौर सेंट्रल जेल में वो बंद थे तो जाकर के उन्होंने समझाया है कि आपकी जरूरत है देश को। लेकिन वही बात थी, भगत सिंह। द ट्रिब्यून समाचार पत्र जो लाहौर से छपता था, उसमें विस्तार से उनकी सारी बातें छपी हुई है। अर्थ मेरा यह है कहने का, जो इस तरीके की धारा में इतिहास ले जाकर के पटक देते हैं, एक को सम्मानित करो दूसरे को गाली दो, ये उस समय की परिस्थिति नहीं है। सबने प्रयास किया है, लेकिन वही बात थी कि अंग्रेजों का मंसूबा कुछ और था। गवाही किसने दिया है वो भी जान लीजिए। भगत सिंह की गवाही में मुख्यतः 3 नाम आते हैं। एक व्यक्ति है सुभाष सिंह, पंजाब के थे सुभाष सिंह। इन्होंने गवाही दिया है कि भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, हत्या और आदि आदि के प्रयास में लगे हैं, सुभाष सिंह। दूसरे सादीलाल, और तीसरे घोष थे, जो फणींद्रनाथ घोष नाम था पूरा। उन्होंने भी भगत सिंह के खिलाफ गवाही दिया था। सादीलाल या सुभाष सिंह के गवाही भी उतनी मायने नहीं रखती थी, क्योंकि क्रांतिकारी समूह का एक आदमी आकर के सरकार का गवाह बन गया था, उन्हीं का साथी। भगत सिंह का पूरा समूह आश्वस्त था कि अंग्रेज फांसी नहीं दे सकते हमको, तो जब तक गवाह नहीं मिलेंगे तब तक। और भारत का आदमी उस समय तक जागरूक हो चुका था, 1930 का समय था। लेकिन जब क्रांतिकारियों के समूह का एक व्यक्ति जब गवाह बन गया, तो भगत सिंह के साथियों को लग गया कि अब फांसी से हम लोग बच नहीं सकते। और जितने लोग सैंडर्स केस में, और आप देखिए अंग्रेजों ने असेंबली बम कांड का मुकदमा नहीं चलाया था भगत सिंह पर, अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर
तो लाहौर में जो हुआ था ये सब इनके कारण से हुआ, क्योंकि जानते थे असेंबली बम कांड में कोई घटना ऐसी है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने गिरफ्तारी दिया है, तो कितना बड़ा मुकदमा चलेगा। तो अंग्रेजों ने पूरे स्क्रिप्ट के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। और क्रांतिकारियों का जज्बा देखिए, जब इन लोगों को पता चल गया कि गवाहियां हो रही हैं हमारे खिलाफ और बड़ी पुख्ता गवाही दे रहे हैं लोग, तो भगत सिंह ने उससे पूछा जो गवाही दिया था कि बताओ कैसे तुम कह सकते हो कि हम अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। तो उसने कहा बम बनाते थे। बोले बम बनाते थे, कैसे बम बनता है बताओ। अब लगा बताने बम कैसे बनता है, क्योंकि भगत सिंह देख रहे थे कि हिंदुस्तान भर के बड़े समाचार पत्रों के संपादक आए हैं और हर एक घटना नोट कर रहे हैं। भगत सिंह ने कहा कि हमको तो नहीं लग रहा है कि तुम जानते हो कि हम बम बनाते हैं, अगर हम बम बनाते हैं बताओ बम कैसे बनता है। अब लगा बताने बम बनाने में क्या क्या चाहिए, ये करते हैं वो करते हैं। अब वो बम बनाने का डिस्क्रिप्शन लिख रहा था, बता रहा था, और जितने पत्रकार आए थे सबने छाप दिया बम कैसे बनता है। ठीक, अब भारत के हर समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर घोष का नाम और बम बनाने की विधि और भगत सिंह ऐसा करते हैं, ये लेफ्ट आर्टिकल छप गया। आप पाएंगे कि भले भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को बचाया नहीं जा सका, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही भारत की, लेकिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के फांसी के बाद हिंदुस्तान के लोग घर घर जो भी थोड़े सक्षम थे बम बनाने में माहिर हो गए थे। जिसको देखिए वही सामान पूछता रहे, जैसे मिले बम बनाए और जेब में लेकर घूमता रहे, जैसे लगे कि इधर अंग्रेज जा रहा है उधर हम जा सकते हैं, और कोने पर पहुंच करके पीछे से बम फेंका और भाग लिया। आप पाएंगे कि 1930-31 के बाद से अंग्रेज गली कूचों में नहीं जाते थे, अब ऐसी जगह खड़े होते जहां से सब दिखाई दे। भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया, गांधी जी ने कहा कि 1942 में कि हम लोग करेंगे या मरेंगे, डू और डाई जो नारा था, और गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग संचालित करेंगे और ये आंदोलन फिर से अहिंसात्मक रहेगा। जैसे गांधी जी ने कहा अहिंसात्मक रहेगा, वैसे ही एक आदमी वहीं बम पटका, खुशी में, जेब में रहता ही था। ठीक, समझ आ रहा है? तो भले क्रांतिकारी गतिविधि यहां विराम लग जाएगा,